अंधेरे में दूर तक देखना मुश्किल था, ताहम मैंने कोशिश की थी कि सीधा उस मकाम तक पहुंच जाऊं जहां तीनों यहूदियों की लाशें पड़ी थीं। उस मकाम की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वहां मिट्टी के तोदों की शक्ल किसी कश्ती के बादबान से मिलती जुलती थी। मैंने एक मकाम पर रुककर वो जगह तलाश करने की कोशिश की जहां मुझे पहुंचना था, मगर तारीकी मेरी राह में मज़ाहिम थी। मैंने दोबारा नीचे उतरना शुरू कर दिया। रुश यकीनन मुझे देख रहा होगा, उसके आसाब कमजोर थे। मुझे हैरत थी कि उसने बड़ी बड़ी मुहिम्मात किस तरह सर की होंगी। इसराइलियों के लिए वो एक हव्वा था और इसकी वजह गालिबन सिर्फ ये थी कि वो जज्बा रहम से नाआशना था। सफाकी के मामले में उसने यहूदियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े सूरमाओं के हाथ पांव फूल जाते थे। इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद का सरबराह उसका जानी दुश्मन था और उसे ख़त्म करने की कोशिश में मुतअद्दिद बार नाकाम हो चुका था। रुश इसराइलियों की कैद में भी रह चुका था और उसके कारनामों में एक ये भी कारनामा शामिल था कि वो उनकी कैद से फरार हो गया था। कैद के दौरान कभी जैकब हेस्नर ने अहमद रुश को एक थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से रुश अब उसकी जान लेने के दरपे हो रहा था। उसका ये जज्बा पागलपन की हद तक बढ़ा हुआ था। ये इम्कान था कि अगर हेस्नर उसे नजर आ गया तो वो हर बात से बेपरवाह होकर उस पर फायर करने की कोशिश जरूर करेगा। शायद वो ये बात भी नजरअंदाज कर दे कि उसकी इस हरकत से मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैं हर बात से वाकिफ होने के बावजूद नीचे उतरने का खतरा मोल लेने के लिए मजबूर था। यहूदियों को शिकस्त देने के लिए ये जरूरी था। अहमद रुश को इसलिए नीचे नहीं भेजा जा सकता था कि उसके आसाब कम अज कम मेरे नज़दीक नाकाबिल एतबार थे। उसके अलावा मुझे उन फलस्तीनियों की तरफ से भी खतरा लाहक था जिन्हें मैंने दूसरे 2 मकामात पर मुतय्यन किया था। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं नीचे उतरा हूँ। अगर इस दौरान उनके और इसराइलियों के दरमियान कोई तसादुम हो जाता तो वो बेदरीग फायरिंग करते और मुझे फायरिंग बंद होने तक किसी मकाम पर पनाह गुज़ीन रहना पड़ता। लेकिन इसका इम्कान बहुत कम था और असलहा बहरहाल हमारी ज़रूरत था, जिसकी खातिर मैं तमाम खतरात मोल लेने पर मजबूर था। मेरी दुश्वारियों में पहाड़ी के पेचीदा रास्तों की वजह से और इजाफा हो रहा था। काफ़ी कोशिश के बावजूद मैं अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि मुझे किस मकाम पर पहुंचना है। अचानक मैंने कोई आवाज़ सुनी और मैं बड़ी फुर्ती से एक चट्टान से चिपक गया। मेरी समात ने धोखा नहीं खाया था। यकीनन वो कोई आवाज़ थी, कोई इंसानी आवाज़, जिसे कराह के मुशाबे भी करार दिया जा सकता था। किसी ने कुछ कहा था मगर अल्फाज और मफहूम मेरी समझ में नहीं आ सके थे। मैं सांस रो के मुंतजिर खड़ा रहा। अहमद रुश का साइलेंसर लगा हुआ स्मिथ एंडरसन मेरे हाथ में था और मैं लम्हाती नोटिस पर फायर करने को तैयार था। मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। वही आवाज दोबारा उभरी। इस बार मैंने आवाज सुनी थी। किसी ने इब्रानी में कहा था, मैं यहाँ हूँ। आवाज बहुत नहीफ थी और यकीनन ज्यादा दूर तक नहीं सुनी जा सकी होगी। मेरा दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। फिर मैं एक नतीजे पर पहुंच गया। मैंने भी इब्रानी में कहा, मैं आ रहा हूँ, मगर अपनी आवाज ज्यादा बुलंद न होने दी। मैं अब पहले से भी ज्यादा चौकन्ना हो गया था। नहीफ आवाज फिर उभरी, मैं यहाँ हूँ, मैं जख्मी हूँ। मुझे यकीन हो गया कि ये किसी किस्म का जाल नहीं है। वो शख्स वाकई जख्मी मालूम होता था। आवाज से कर्ब का इजहार हो रहा था। मैंने आवाज की समत का तायुन भी कर लिया। मैंने अपनी बात दोहराई, मैं आ रहा हूँ, और रेंगता हुआ उस तंग रास्ते में दाखिल हो गया जिससे आवाज आई थी। मुझे ज्यादा दूर न जाना पड़ा। रास्ते का इख्तिताम जिस मकाम पर हुआ था वही मेरी मतलूबा जगह थी। यहाँ टीले इस तरतीब से उभरे हुए थे कि उन्हें देखकर किसी कश्ती के बादबान का तसव्वुर जहन में उभरता था। यही मेरी गोलियों का शिकार होने वाले 3 अफराद गिरे थे और नए चांद की मध्यम रोशनी में मुझे वो नजर भी आ गए थे। लेकिन उनमें से एक जिंदा था और मुझे देखकर उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की थी। उसकी AK-47 राइफल उसके हाथ से टंगी हुई थी। मैंने एक लम्हे सूरत हाल पर गौर किया। वो #22 की रेंज से बाहर था। अगर मैं उस पर गोली चलाता तो मुमकिन है उस पर चलाई हुई गोली कारगर न होती, लेकिन अगर वो जवाबी फायरिंग कर बैठता तो AK-47 की आवाज मीलों दूर तक सुनी जाती। उसके साथ ही उस मकाम पर हल्ला बोल देते और मेरे लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता। एक फौकियत मुझे बहरहाल हासिल थी और वो ये कि मेरे जिस्म पर फलस्तीनियों का मखसूस लिबास नहीं था। मैंने पिस्तौल जेब में डाला और उठकर तेजी से जख्मी की तरफ बढ़ा। ये वही शख्स था जो मेरी तीसरी गोली का शिकार हुआ था। अगर गोली बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर लगी होती तो वो आवाज निकाल कर अपने साथियों को होशियार न कर सका होता। अभी मैं जख्मी से 20 फुट के फासले पर ही था कि उसे मुझ पर शुबा हो गया। उसने इब्रानी में कहा, कौन हो तुम? साथ ही उसने राइफल भी सीधी करने की कोशिश की थी, मगर वो जख्मी था। मुझसे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा नहीं कर सकता था। मैंने अपनी रफ्तार कम किए बगैर जेब से पिस्तौल निकाला और कबल इसके कि वो अपनी राइफल सीधी कर पाता, मेरे पिस्तौल से निकली हुई गोली उसे चढ़ गई। मैंने तेजी से 3 AK-47 समेटी, एमुनेशन उठाया और वापसी के लिए पलट गया। मेरे पास खासा वजन हो गया था, लेकिन इस वजन को लेकर ऊपर तक पहुंचना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। मैं कुछ ही दूर गया था कि मेरी छठी हिस्स ने किसी खतरे का ऐलान किया।
मैं अपनी छठी हिस्स के इस सिग्नल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि खतरे की नौयत क्या है और किस समत से खतरा दरपेश है। रुक कर जायजा लेने से खतरात में इजाफा हो सकता था, इसलिए मैं बड़ी फुर्ती से एक टीले की तरफ झपटा। मेरा बर वक्त हरकत में आना और बरक रफ्तारी मेरे काम आ गई। ऐन उसी वक्त फजा गोलियों के पै दर पै धमाकों से लर्ज उठी। जिस मकाम से मैंने हरकत की थी, गोली उसी मकाम पर टकराई थी। मिट्टी के तोदों से बहुत से रेजे उड़कर फजा में बिखर गए, मगर खुदा ने मुझे बचा लिया। मेरे होंठों पर एक शफ़ाक मुस्कुराहट उभरी। मुझे मालूम हो गया था कि दुश्मन किस तरफ है। मैं एक टीले की आड़ लेकर महफूज हो चुका था। अगले ही लम्हे मैंने ऑटोमेटिक AK-47 संभाली और खुद को जवाबी फायरिंग के लिए तैयार कर लिया, मगर इससे कबल ही वो टीला फायरिंग की जद में आ गया जिसके अकब में मैं मौजूद था। पहाड़ियां मुतवातिर फायरिंग की दहशतनाक आवाजों से गूंज रही थीं और मैं चट्टान के अकब में मजीद दुबक जाने पर मजबूर हो गया था। वो लोग मुझे उस टीले के अकब में छुपते हुए देख चुके थे और अब वो हर कीमत पर मुझे शिकार कर लेना चाहते थे। गोलियों से उड़ने वाले मिट्टी के रेजे और टुकड़े उड़ उड़ कर मुझ पर गिर रहे थे। चंद मिनट बाद फायरिंग रुक गई। इस दौरान में मैं अपना लाहे अमल तय कर चुका था। फायरिंग रुकते ही मैं चट्टान की आड़ से बाहर निकला और मैंने AK-47 का पूरा बनाना क्लिप खाली कर दिया। मैंने पूरा ब्रस्ट उस जानिब मारा था जिस जानिब से मुझ पर फायरिंग की जा रही थी। मुझ पर फायरिंग करने वाले दुबक जाने पर मजबूर हो गए थे। 30 राउंड का ब्रस्ट मारने के दौरान मैंने अपनी पोजीशन भी तब्दील कर ली थी। अब मैं एक दूसरे टीले की आड़ में था। उस टीले की आड़ में पहुंचकर मैं रुका नहीं, बल्कि मैं तेजी से दौड़कर उस तंग रास्ते तक पहुंच गया जिससे गुजर कर मैं इस तरफ आया था। उसी वक्त दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। वो लोग अब भी उस टीले पर फायरिंग कर रहे थे जिसके अकब में मैंने पहली बार पनाह ली थी। गोलियों के कान फाड़ देने वाले धमाकों के दरमियान मैंने जल्दी जल्दी तंग रास्ता उबूर किया। मुझे यकीन था कि थोड़ी देर के लिए तो मैं महफूज हो गया हूँ। अगर वो लोग फौरी तौर पर भी अपनी जगह छोड़ देते तब भी उन्हें मुझ तक पहुंचने के लिए वक्त दरकार होता, और मैं इस थोड़ी सी मोहलत से बहुत ज्यादा फायदा उठाने के मूड में था। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। मेरे रुकने का बायस गोलियों की वो नई आवाजें थीं जो पहली आवाज में शामिल हो गई थीं। ये ऊजी सब मशीन गन की आवाजें थीं और मैंने उस आवाज को साफ पहचान लिया था। इसका मतलब था कि फलस्तीनियों का वो ग्रुप जिसके पास सब मशीन गन थी इस जंग में शरीक हो गया है। यकीनन उसने यहूदियों पर अकब से हमला किया होगा। मैं उन लोगों की हिमाकत पर मातम करने को ज्यादा देर न रुका। उन्होंने मेरी हिदायत की खिलाफ वर्जी की थी और अब नुकसानात के जिम्मेदार भी वही थे। मैं उन लोगों से बहुत आजिज था। इनमें जज्बा जिहाद कुछ ज्यादा ही कूट कूट कर भरा हुआ था, इस हद तक कि वो अक्ल खिरत का दामन भी हाथ से छोड़ दिया करते थे। पहाड़ियों में फायरिंग होते देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख सके थे और खुद भी जंग में कूद पड़े, अंजाम से बेपरवाह होकर। ये सोचे समझे बगैर कि वो यहाँ की पोजीशन से लाइल्म हैं। उनकी इस हिमाकत से उन्हें खुद भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन उनकी जो हिमाकत मेरे लिए तो फायदा मंद ही साबित हुई थी। मैं पूरी तरह महफूज हो गया था। अब फायरिंग का रुख तब्दील हो गया था। इस नई उफ्ताद पर यहूदी यकीनन बौखला गए होंगे और इस इम्कान पर गौर कर रहे होंगे कि हमने उन्हें घेरने के लिए कोई चाल चली है। कुछ देर बाद फायरिंग बिल्कुल ही थम गई। फजा पर मुहीब सन्नाटा छा गया था। इतनी देर फायरिंग के बाद ये सन्नाटा भी अजीब सा मालूम हो रहा था, मुर्तइश सा सन्नाटा। कानों में सीटियां सी बजती मालूम हो रही थी, मगर मैं रुके बगैर ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। काफी फासले से ही मैंने रुश की आवाज सुनी, चले आओ अली। हमारे साथियों ने उन्हें बर वक्त उलझा लिया था। तुम्हें कोई खतरा नहीं। मैंने ऊपर पहुंचते ही उससे पूछा, और तुम क्या कर रहे थे? रुश ने जवाब दिया, वो बहुत मोहतात थे अली। मैंने कोशिश की थी मगर कोई भी मेरी जद में नहीं आया। मैंने तीनों राइफलें जमीन पर डालते हुए कहा, बस मेरी किस्मत ही अच्छी थी कि बचकर निकल आया, वरना इसका इम्कान बहुत मादूम था। रुश बोला, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कि खुदा को तुम्हारी जिंदगी मंजूर थी। मैंने कहा, मगर तुम्हें जो जिम्मेदारी मैं सौंप कर गया था तुम उसे पूरा करने में नाकाम रहे। वो बोला, यकीन करो उन्होंने मुझे एक भी मौका नहीं दिया, वरना तुम क्या समझते हो कि मैं उन्हें बख्शता। रुश ठीक कह रहा था, उसे वाकई मौका नहीं मिला होगा, वरना ये कैसे मुमकिन था कि वो कश्तो खून का कोई मौका जाया कर दे। वो तो ऐसे मौके की ताक में रहने वाला शख्स था। रुश बोला, वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उस मकाम की तरफ बढ़ रहे थे, एक एक करके और मुख्तलिफ चट्टानों की आड़ लेते हुए। तुम खुद ही बताओ, ऐसे में फायर करना गोलियां जाया करने के मुतरादिफ ना होता। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन ऐन उस वक्त जब मैं इस तरफ आ रहा था वो लोग भी उधर जा रहे थे। क्या उन्होंने मुझे देख लिया था? रुश ने कहा, मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ होगा। एक तो रात की तारीकी में दूर तक देखना मुमकिन नहीं है, दूसरे तुम बहुत ज्यादा मोहतात थे। मैंने कहा, इसलिए तो मैं उनके वहां ऐन वक्त पर पहुंचने पर हैरान हो रहा हूँ। रुश बोला, हेस्नर बहुत मरदूद आदमी है, जब तक उनके दरमियान वो मौजूद है हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता ही रहेगा। मैंने कहा, बात किसी फर्द वाहिद की नहीं है रुश, ये खासा तशवीशनाक मामला है।
हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। रुश मुंह बनाकर बोला, मेरे पास गौर करने के लिए वक्त नहीं है। मैं तो उसी मरदूद को हर बात का जिम्मेदार समझता हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे गौर करते रहो। मैंने कहा, मुझे इसकी एक ही सूरत मुमकिन नजर आती है, वो अपने साथियों की लाशें उठाने आए होंगे। रुश तंजिया लहजे में बोला, और ठीक उसी वक्त वहां पहुंचे जब तुम वहां से राइफलें उठाकर वापस आ रहे थे। मैंने कहा, इसे महज इत्तेफाक करार दिया जा सकता है। अगर तुम इस वाक़े की और तौजीह कर सको तो मैं इससे सरफ नजर नहीं करूंगा। वो बोला, अपने साथियों की लाशें उन्हें इतनी ही अजीज होती तो पहले ही ले गए होते, बाद में वापस आने की क्या तुक थी। मैंने कहा, उन पर बेआवाज फायर हो रहे थे जिसने उन्हें बौखला कर रख दिया। वो यकीनन अपनी जानें बचाकर वहां से बड़ी अफरा तफरी में फरार हुए थे। मुमकिन है वो ये समझे हों कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। रुश बोला, उनके पास असलहे की कमी तो नहीं थी, क्या वो जवाबी फायरिंग भी नहीं कर सकते थे? मैंने कहा, सिर्फ हवाई फायरिंग कर सकते थे, इसलिए कि उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उन पर किस समत से हमला किया गया है। उनके 3 आदमी मारे गए थे। इसी पर इक्तिफा करते हुए वो खामोशी से पसपा हो गए, और तुमने देखा कि जब वो दोबारा इस तरफ आए तो किस कदर मुनज़्ज़म तरीके से आए। तुम्हें एक गोली चलाने का भी मौका नहीं मिला। रुश ने उकताए हुए अंदाज में कहा, जो होना था वो हो गया, इस पर बहस करने से तो कुछ हासिल नहीं हो सकता। मैंने कहा, जब तक हर पहलू पर नजर न रखी जाए अच्छी जंगी हिकमत अमली तरतीब नहीं दी जा सकती। रुश ने एक राइफल उठाते हुए कहा, पहलुओं पर तुम ही नजर रखो, तुम इंचार्ज हो, ये सब कुछ सोचना तुम्हारा काम है, मैं क्यों अपना मगज खपाऊं? मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम आखिर मेरे नायब हो, तुमसे मशवरा नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? वो बोला, तुमने वाकई कमाल कर दिया ली। रुश ने शायद मेरी बात सुनी ही नहीं थी। फिर बोला, राइफलों के साथ काफी बनाना क्लिप भी हैं। अब हमारी पोजीशन खासी मुस्तहकम हो गई है। अचानक मैंने महसूस किया कि कब से कोई ऊपर चढ़ रहा है। मैं तेजी से पलटा। एक फलस्तीनी फिदाई ऊपर आ रहा था। रुश भी मुड़कर उसकी तरफ देख रहा था। अहमद, रुश ने कहा, ये यहाँ क्यों आ रहा है? जब इन लोगों को दूसरे महाज पर तैनात किया गया था तो इन्हें वहीं रहना चाहिए था। मैंने धीमे लहजे में कहा, एक गलती तो ये पहले भी कर चुके हैं, इन्होंने पहाड़ियों में बिला जवाज फायरिंग की थी। रुश बोला, उसी गलती की वजह से तुम वहां से इतनी आसानी से निकलने में कामयाब हुए, वरना शायद वो तुम्हें घेर लेते। मैंने कहा, मुझे इससे कोई बहस नहीं कि गलती से क्या फायदा हुआ। तुम तो जाहिरी फायदे को देख रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। रुश ने कहा, नुकसान तो उस वक्त साबित होगा जब हमारे किसी आदमी का जानी नुकसान साबित हो जाएगा। वो गुस्से से खौल उठा। मैंने कहा, तुम्हारी नजर में सिर्फ जानी नुकसान ही अहमियत रखता है, हालांकि उन्होंने मेरी तरतीब दी हुई पूरी जंगी हिकमत अमली तबाह करके रख दी। वो बोला, किसी को क्या मालूम था कि तुमने क्या जंगी हिकमत अमली तरतीब दी है? वो बेचारे तो एक तरफ रहे, खुद मुझे भी नहीं मालूम कि तुम क्या करना चाहते हो। अहमद रुश से बात करना तकरीबन फजूल ही साबित होता था। वो हमेशा ओंधी सीधी बातें करता था। उसके और मेरे काम करने के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क था। हमारे दरमियान कोई मुमासिलत नहीं थी। अब मैं उसके साथ फंस गया था तो मुझे किसी न किसी तरह गुजारा करना था। मैं नजरें जमाए उस फलस्तीनी को देखता रहा जो हमारी तरफ आ रहा था। यकीनन कोई खास बात हुई थी, वरना वो महाज छोड़ कर ना आता। वो हमारे नजदीक पहुंचा तो मैंने उसे पहचान लिया। उसका नाम सैद था और मैंने उसे दरियाए फरात की समत वाले दस्ते का कमांडर मुकर्रर किया था। मैंने उसे पूछा, क्या बात है सैद? तुम्हारा यहाँ आना जाहिर करता है कि कोई गैर मामूली बात हुई है। वो चंद लम्हे अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त करने की कोशिश करता रहा, फिर बोला, हमें आप लोगों की तरफ से तशवीश थी जनाब। नीचे बहुत शदीद फायरिंग हुई थी, क्या आप नीचे उतर रहे थे? मैंने कहा, तुम देख ही रहे हो कि हम महफूज हैं, लेकिन क्या तुम सिर्फ हमारी खैरियत मालूम करने आए थे? सैद ने हिचकिचाते हुए कहा, हमारे 2 आदमी जख्मी हो गए हैं जनाब। उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई है, लेकिन वो कहते कहते रुक गया। मैंने बेसब्री से पूछा, तुम रुक क्यों गए सैद? जो कुछ भी है जल्दी से कह डालो। वो बोला, उनकी हालत ठीक नहीं है जनाब, हमारे पास मौजूद तिब्बी अशिया नाकाफी हैं, अगर रात यूं ही गुजर गई तो। मैंने कहा, उन्हें फौरन किसी नजदीकी कस्बे की तरफ रवाना कर दो जहां उन्हें मुनासिब तिब्बी इमदाद मिल सके। हमारे पास कई गाड़ियां मौजूद हैं, अपने किसी आदमी के साथ उन्हें रवाना कर दो। वो बोला, इस तरह तो हमारी पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी जनाब। 3 महाजों के लिए हमारी तादाद भी कम है और असलहा भी इस कदर नाकाफी है कि। मैंने खूंखार अंदाज में कहा, तादाद और असलहे की परवाह मत करो, वक्त आने पर मैं तन्हा भी इन सब के लिए बहुत काफी साबित हो सकता हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। सैद ने कहा, बहुत बेहतर जनाब, आपकी हिदायत पर अमल करना हमारा फर्ज है। वो वापस जाने के लिए मुड़ा। मैंने उसे आवाज दी, ठहरो, और वो रुक कर मेरी तरफ मुड़ा। मैंने कहा, मैंने तुम्हें वाज़ेह हिदायत दी थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने अपने आदमियों को जंग में झोंक कर मेरे वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक उनमें से कोई तुम्हारी तरफ से फरार होने की कोशिश न करे तुम कोई अमली कदम नहीं उठाओगे? सैद ने सर झुकाकर कहा, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ जनाब, लेकिन मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी वही करते जो मैंने किया। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे पास वजाहत का पूरा मौका है सैद, तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ।
وہ بولا مجھے یہ بات معلوم تھی جناب کہ اگر اسرائیلیوں کی جانب کوئی پیش قدمی کی گئی تو آپ ہی کی جانب سے کی جائے گی، اور آپ کے پاس ایک رائفل اور ایک پستول کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسرائیلیوں سے بھی دو ہی امیدیں تھیں، یا تو وہ دریائے فرات والی سمت سے فرار ہونے کی کوشش کرتے یا پھر آپ والے محاذ پر حملہ کرتے۔ جب ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایک مختلف مقام پر فائرنگ شروع ہو گئی تو میں تشویش میں مبتلا ہوا۔ ظاہر ہے وہ لوگ آپس میں تو لڑ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ہوائی فائرنگ کرنے کی حماقت کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ دونوں میں سے کوئی نیچے اترا ہے جسے ان لوگوں نے گھیر لیا ہے۔ فائرنگ کے انداز سے بھی یہی معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کسی کو ایک مقام پر گھیر لیا ہو۔ بس یہ خیال آتے ہی مجھ پر دیوانگی سی طاری ہو گئی کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک گھر گیا ہے۔ سید کے مدلل تجزیے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں تو اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ ایک جذباتی اقدام تھا، لیکن جس طرح اس نے تجزیہ کیا تھا اسے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ ان کا اٹھایا ہوا قدم حالات کے تحت بہت ضروری تھا۔ اگر اس کی جگہ خود میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، لیکن میں نے اپنے ان خیالات کا اظہار نہ کیا۔ میں اسے مزید ٹٹولنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا محاذ جنگ پر احکامات کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے سید، کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ وہ بولا ہم کوئی باقاعدہ تربیت یافتہ فوجی نہیں ہیں جناب، ہم تو فدائین ہیں، اور جس قسم کی جنگیں ہمیں لڑنا پڑتی ہیں ان میں بعض اوقات ہمیں احکامات سے تجاوز بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اگر میں نے آپ کی حکم عدولی کر کے کوئی بڑی غلطی کر دی ہے تو میں اس پر نہ صرف نادم ہوں بلکہ معافی کا بھی خواستگار ہوں۔ میں نے کہا تم ایک جاگتے ہوئے ذہن کے مالک ہو، تم نے جو کچھ بھی کیا حالات کے تحت اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ سید نے کہا اس عزت افزائی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے کہا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جاؤ اور زخمیوں کو روانہ کرنے کے بعد مزید ہدایات لینے کے لیے واپس آؤ، اور ہاں یہ رائفلیں اور میگزین بھی ساتھ ہی لیتے جاؤ، شاید تمہارے آدمیوں کو ان کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے 2 رائفلیں اور ان کے چند فالتو کلپ سید کی طرف بڑھائے۔ سید کے جاتے ہی احمد رش نے کہا اور اگر ہمیں یہاں ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہمارے پاس ایک M14 بھی تو موجود ہے، ہم 2 آدمی ایک وقت میں 2 رائفلیں ہی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس 2 رائفلیں ہیں، مزید اسلحے کی کیا ضرورت ہے؟ رش نے کہا برا وقت کہہ کر نہیں آتا، شاید کوئی ضرورت پڑ ہی جائے۔ میں نے اس کی بے تکی بات کے جواب میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، مگر اس نے میرے جواب کا انتظار نہ کیا۔ بولا کیا خیال ہے اگر ہم اپنی پوری قوت مجتمع کر کے ان پر حملہ کر دیں؟ عجیب آدمی تھا، ایک ہی لمحہ قبل اسلحے کی کمی کا رونا رو رہا تھا اور اب ان پر حملہ آور ہونے کی تجویز پیش کر بیٹھا تھا۔